राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा संचालित क्लास 10th की एग्जामिनेशन सीरीज साइंस सब्जेक्ट में बच्चों आप सभी का स्वागत है। अगेन वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ये तीनों ग्रीटिंग्स इसलिए बोला क्योंकि आप जब भी वीडियो देखिए अपनी अवेलेबिलिटी पे देखिए, वो दोपहर हो, शाम हो, मॉर्निंग हो, तो हमेशा हमारी ग्रीटिंग SCERT की तरफ से आपके लिए बनी रहेगी। तो बच्चों, अभी तक जैसे आपने देखा कि अभी तक हम एक सीरीज़ देखते आ रहे हैं क्वेश्चंस के, क्या पैटर्न है। जैसे आपने ये देखा, अगर एक्सक्रीशन उन्होंने टॉपिक चूज़ किया है तो उसी में थोड़ा थोड़ा बदलाव करके वो सवाल पूछने के तरीके अलग है, कंसेप्ट मोर और लेस सेम है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो क्वेश्चंस है वो अगर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आए तो कैसे आप अपने आंसर्स को बढ़ा सकते हैं, और अगर वो 2 मार्क्स के आए तो कैसे आप अपने आंसर्स को शॉर्ट 1, 2, 3 लाइनर्स में आप अपने आंसर्स को समेट सकते हैं। चलिए, ये जो सीरीज़ है इसको और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और उसको कैसे हम अपनी परीक्षाओं में अपने आंसर्स के रूप में उसको रूपांतरित कर सकते हैं। ये है रसारोहण एसेंट ऑफ सैप क्या है। ये सवाल आया था 2024 में। रसारोहण वो प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी से जल और घुलनशील खनिज पदार्थ जड़ों द्वारा अवशोषित होकर तनों के माध्यम से ऊपर पत्तियों तक पहुंचते हैं। जैसा कि हमने पहले जाइलम और फ्लोएम में पढ़ा है, जाइलम का काम क्या रहता था कि वो जो मिट्टी है, खनिज है, वो जड़ से पहुंचाता था पत्तियों तक, सो दैट कि पत्तियां खाना बना सके। और जाइलम का क्या, वो यूनिडायरेक्शनल था। तो एसेंट ऑफ सैप जो है ये प्रोसेस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें रोल होगा जाइलम का, अर्थात यह जल के ऊपर की ओर प्रवाह की प्रक्रिया है जो मुख्यतः जाइलम नलिकाओं द्वारा होती है, जो पहले हमने पढ़ा। रसारोहण की प्रक्रिया को समझिए। तो जैसे मैंने कहा, हर एक प्रोसेस है तो उनके स्टेप्स होते हैं। पहला जो है जल का अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन। पौधे की जड़ें मिट्टी से जल और खनिजों को सोख लेती हैं। तो पहला क्या है, एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो चीज़ आपको पहुंचानी है आप लेंगे तभी तो पहुंचाएंगे। तो क्या चाहिए, जड़ से आपको वाटर है, मिनरल्स है, तो पहला काम होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। आप इस फोटो ये जो है इसके द्वारा समझिए, ये एक पौधा है। तो आपको नीचे से ये समझते हैं, वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स। जो रूट हेयर्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर और खनिज पदार्थ जो हैं वो एब्जॉर्व करते हैं। कैपिलरी के थ्रू ये ऊपर जाता है ना, सक्शन प्रेशर इसमें हेल्प करता है। और फिर जो है एक्सेस वाटर, वो वाटर लॉस्ट हो जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। आगे हम अपनी समझ बनाते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। पहला हमने पढ़ा वाटर एब्जॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्ब किया है वो ऊपर की ओर मूव करता है, क्योंकि जाइलम यूनिडायरेक्शनल होते हैं और वो नीचे से ऊपर की ओर मूव करते हैं। तो सेकंड जो हमारा स्टेप है वो जल का ऊपर की ओर प्रवाह, अपवर्ड मूवमेंट। यह जल जाइलम वाहिकाओं, जाइलम वेसल्स के माध्यम से तने के रास्ते ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है। यानी पहले हमने क्या किया, जो चीज़ें हैं उसको ऑब्जर्व किया, वाटर, लवण, खनिज, ये सारी, और फिर उसको पहुंचाने का काम ऊपर की ओर जाइलम करता है। उसके बाद है ट्रांसपिरेशन। पत्तियों के स्टोमेटा से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इस जल की हानि से पत्तियों में खींच, सक्शन पुल उत्पन्न होती है जो नीचे से और जल को ऊपर खींच लेती है। यही रसारोहण बल, ट्रांसपिरेशन पुल कहलाता है। तो अभी जैसे इसमें हमने क्या समझा, जो स्टोमेटा होता है उससे जो जल है, जब जैसे हमने पढ़ा था ना, गार्ड सेल्स होते हैं, अगर एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको तो आप बाहर निकालेंगे तो भाप के रूप में वो बाहर निकलते हैं। इस जल की हानि से पत्तियों में खींच, जब बाहर निकलते हैं तो पत्तियों में खींच उत्पन्न होती है जो नीचे से वो और जल खींचते हैं, और इसी को हम कहते हैं रसारोहण बल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। रसारोहण के मुख्य कारण क्या होते हैं, तो पहला है ट्रांसपिरेशनल पुल, कैपिलैरिटी, जो कैपिलरीज आपने देखा, कोहेशन और एडहेशन, और फिर है लास्ट में रूट प्रेशर। तो ये चारों जो हैं
बेसिकली वो आपके कारण है एसेंट ऑफ सैप के लिए। लेकिन जैसे आपने देखा कि क्वेश्चन जनरली ये हमने थोड़ा एक मतलब आपकी समझ बनाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन और इंक्लूड किया है। जैसे उन्होंने पूछा कि सिंपल व्हाट इज़ एसेंट ऑफ सैप, आप उतने आंसर्स जो है जो पहले हमने दिया आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा आंसर डिस्क्रिप्टिव आ जाए तो आप उसमें वो डायग्राम्स और ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसका महत्व, अगर ये प्रोसेस है तो इसका महत्व भी होगा। जैसा हमने पहले भी बात किया कि जाइलम का काम क्या है, वाटर और खनिज को ऊपर की ओर पहुंचाना। तो पत्तियों का जल और खनिज पहुंचाते हैं, पौधों में तापमान को संतुलित रखता है। जैसा हमने कहा अगर एक्सेस ऑफ वाटर है तो वो मूव ऑन करेगा ना, बाहर निकलता है, तो इससे तापमान संतुलित रहती है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए जल उपलब्ध कराता है। पौधे की कोशिकाओं में ताजगी टर्जिडिटी बनाए रखता है, यानी कि जब आप फर्म रहते हैं मतलब ताजगी, जैसे खिला खिला जो कहते हैं ना, वो इसका रसारोहण के मदद से ही होता है। नेक्स्ट, अब हम मूव ऑन करते हैं। ये सवाल आया था 2024 में, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, जैव आवर्धन क्या है। बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हानिकारक रासायनिक पदार्थों जैसे डीडीटी, पीसीबी आदि की मात्रा खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊपर की कड़ियों में बढ़ती चली जाती है। जैसे हमने पहले पढ़ा फूड चेन क्या है, आहार श्रृंखला। एक जो प्राणी है वो दूसरे प्राणी को खाता है, अपना आहार बनाता है सो दैट कि उसको ऊर्जा मिले। और हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है उसको वो कैसे होगा, जब हम खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी और एनर्जी से ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। तो अब ये बायोमैग्निफिकेशन जो है वो, इसको आप समझिए ये फूड चेन, मतलब ये फूड चेन में इसका रोल कैसे है इसको हम समझ लेते हैं। जैसे इसमें इन्होंने बोला कि इसकी परिभाषा क्या है, जिसमें हानिकारक, जब हम कोई चीज़ खाएंगे तो उसने जो भी खाया है वो चीज़ तो मेरे में भी आएगी ना बॉडी में। तो अब ये कैसे बायोमैग्निफिकेशन एक फूड श्रृंखला को कैसे हार्म करते हैं और क्या रोल होता है इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी जलाशय में डीडीटी एक कीटनाशक डाला गया, तो अब सबसे पहले जो है फाइटोप्लैंक्टन डीडीटी की थोड़ी मात्रा ग्रहण करते हैं। जैसे हमने वो चेन पढ़ा था ना, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन उसको खाया, छोटी मछलियों ने उसको खाया, बड़ी मछलियों ने, फिर बड़ी जो मछलियाँ उसको पक्षी भी खा सकते हैं, मनुष्य भी खा सकते हैं। तो अगर ये डीडीटी पानी में गया तो सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा, फाइटोप्लैंक्टन। डीडीटी की थोड़ी मात्रा वो ग्रहण करते हैं, उनको कौन खाएगा, छोटी मछलियाँ। इन फाइटोप्लैंक्टन्स इन प्लवकों को खाकर डीडीटी की अधिक मात्रा जमा कर लेती है। अब कैसे ये होता है इस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर फाइटोप्लैंक्टन इतना छोटा है तो उसने खाया तो इतने बॉडी में फाइटोप्लैंक्टन क्या आ गया। अब जब ये फाइटोप्लैंक्टन को इतना बड़ा फिश खाएगा तो जाहिर सी बात है डीडीटी की मात्रा इतनी बढ़ गई। अब बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाकर और भी अधिक डीडीटी इकट्ठा कर लेती हैं। अब इतनी छोटी मछली को अगर इतनी बड़ी मछली खा रही है तो अब डीडीटी की मात्रा आपकी ये हो गई। मनुष्य जब वो इन बड़ी मछलियों को खाता है तो डीडीटी की सबसे अधिक मात्रा उसके शरीर में पहुंच जाती है। तो अगर हम ये मनुष्य के रूप में हैं, आपने इतनी बड़ी अगर मछली खाई तो आप खा रहे तो पूरे शरीर में जा रहा है ना, रक्त के रूप में वो पूरा फ्लो कर रहा है एनर्जी। तो अब क्या है, डीडीटी की मात्रा सबसे ज़्यादा। तो सोचिए कहाँ से कहाँ डीडीटी जो है बायोमैग्निफिकेशन इस फूड चेन के द्वारा पहुँच गया। सब छिड़काव हुआ और वो पानी में पहुंच गया। फाइटोप्लैंक्टन ने खाया, डायरेक्ट तो हमने डीडीटी नहीं खाया, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन, छोटी मछली, बड़ी मछली और हम, ये ऐसे चेन चलता है। एंड ये होता है बायोमैग्निफिकेशन। और ये कैसे हार्मफुल होता है इसको हम समझ लेते हैं आगे। अभी तक तो मुझे लगता है ये समझ भी आपकी बन गई होगी। इस पर इसकी समझ और हम बना लेते हैं ये डायग्राम्स में। देखिए जो क्वेश्चंस है बायोमैग्निफिकेशन, ये हमने थोड़ा विस्तृत इसलिए दिया है कि अगर 5 मार्क्स के आते हैं तो आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, अगर 2 मार्क्स के हैं तो आप परिभाषा दे करके 1-2 लाइनर्स में अपने आंसर्स को समेट सकते हैं। अब ये पिक्चर्स द्वारा हम समझ लेते हैं। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन। वाटर जो है आप ये देखते हैं ppm पार्टिकुलर्स पर मैटर, तो आप 0.000003 उसको जू प्लैंक्टन ने खाया तो 0.04 ppm आया। स्मॉल फिश आप ये देखिए कि 0.3 से 0.4, फिर 0.5, फिर 2 ppm, और फाइनली जो फिश ईटिंग जो
बर्ड है उन्होंने जब मछली को खाया तो आप ये देखिए जो शुरू हुआ था 0.5 टाइम्स 0.3 ppm, वो जाकर के उसका जो मैग्निफिकेशन है वो ऊपर जब बर्ड के पास पहुंचा तो 25 ppm तक हो गया। तो दिस इज़ बायो मैग्निफिकेशन। इसलिए हम कहते हैं कि ये सारे जो रसायन हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये आपको अफेक्ट करते ही करते हैं। इसके दुष्परिणाम जैसा पहले हमने एक्सप्लेन किया है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर हानिकारक प्रभाव, प्रजनन क्षमता में कमी, जल मछलियां और पक्षियों में विषाक्त परिस्थिति की, और फिर तंत्र का असंतुलन, यानी कि प्रजनन क्षमता में भी कमी, और इनमें जैसे ये हार्मफुल केमिकल्स है ना, अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली पूरे शरीर को ये असंतुलित करता है। तो बायोमैग्निफिकेशन से आपको ये आपकी समझ बननी चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर हम अपने सिस्टम में इन करते हैं तो हम अगर ये समझते हैं कि वो हमें अफेक्ट नहीं करता है तो ये गलत है। चाहे वो पॉइजनस चीज़ हो, अच्छी चीज़ हो तो भी हम अफेक्ट होंगे, और बुरी चीज़ हो तो भी हम अफेक्ट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं फूड चेन के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो चीज़ हमारे पास आएगी ही आएगी। फोटोट्रॉपिज्म क्या है, ये सवाल आया है 2025 में। प्रकाशानुवर्तन क्या है, अब हम देखें क्या है ये फोटोट्रॉपिज्म। तो प्रकाशानुवर्तन फोटोट्रॉपिज्म वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के किसी भाग की वृद्धि, ग्रोथ प्रकाश की दिशा के अनुसार होती है। कल हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आप खाना बनाते हैं, और एक और था सजीवों का लक्षण होता है लोकोमोशन, और उसमें हमने बात किया था कि प्लांट्स तो मूव करते नहीं हैं, तो फिर वो कैसे उनको हम सजीवों की कैटेगरी में लाते हैं। उसमें ये बात कहीं ना कहीं आई थी कि जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट के डायरेक्शन में मूव करते हैं खाना बनाने के लिए, है ना, क्योंकि सूर्य उनको चाहिए ऊर्जा के स्रोत के लिए। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली ये फोटोट्रॉपिज्म है। तो आप जैसे ये जो आपके सामने जो ये फोटो दिख रहा है उसमें आप ये देखिए, फोटोट्रॉपिज्म क्या है। सूर्य की रोशनी आ रही है विंडो से, रूम में अगर वो पौधा है तो जिस ओर से रोशनी आ रही है वो उस तरफ झुक जाता है ना। रूट्स जो है वो लाइट से अवे हो जाता है, दूर हो जाता है, पर जो तना है वो लाइट की ओर बेंड कर जाता है ना। तो ये क्या है, जिसमें पौधे के किसी भाग की वृद्धि प्रकाश की दिशा के अनुसार होती है। यानी कि आपने ये देखा कि यहाँ पर स्टेम जो है वो लाइट, यानी स्टेम की जो वृद्धि हो रही है वो लाइट की दिशा में हो रही है। तो यहाँ पर दिस इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पौधे के किसी भाग की वृद्धि प्रकाश की दिशा के अनुसार होती है, उसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो आप ये देखिए कि जो स्टेम है उसका झुकाव लाइट की ओर है, और जो रूट है वो लाइट से दूर जा रहा है। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। फोटोट्रॉपिज्म के प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर हम पॉजिटिव समझ रहे हैं तो पॉजिटिव से हम क्या समझेंगे, लगाव, और नेगेटिव तो यानी कि वो उससे दूर जाना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्या होगा, जब पौधे का भाग प्रकाश की दिशा में बढ़ता है, जैसे तना भी आपने फोटो में देखा वो झुका हुआ था लाइट की ओर, यह हमेशा प्रकाश की ओर मुड़ता है। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म जब पौधे का भाग प्रकाश से विपरीत दिशा में बढ़ता है, जैसा रूट हमने फोटो में देखा, यह प्रकाश से दूर मिट्टी की ओर बढ़ती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव जो ऊपर और नेगेटिव नीचे, आप इसको ऐसे अपनी समझ बनाने के लिए आसान में समझ सकते हैं। तो जैसे आप ये देख सकते हैं कभी कभी क्वेश्चंस के फॉर्मेट परिभाषा फोटोट्रॉपिज्म की पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ फोटोट्रॉपिज्म पूछ सकते हैं। तो हमने ये आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये एडिशनल ये दे दिया है कि आप ये देख रहे हैं कि कंसेप्ट एक ही है लेकिन वो क्वेश्चन के फॉर्मेट चेंज कर दे रहे हैं। तो हो सकता है फोटोट्रॉपिज्म की परिभाषा 2 मार्क्स में आए, या हो सकता है फोटोट्रॉपिज्म के प्रकार आए, या ये दोनों को मिला करके 5 मार्क्स आ जाए। तो आप सभी जितने भी पहलू हैं फोटोट्रॉपिज्म के, सभी को आप बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। पॉलिनेशन क्या है, अब क्या है पॉलिनेशन, इसको हम समझ लेते हैं कि क्या है पॉलिनेशन। अब कंफ्यूज मत करिएगा, फोटोट्रॉपिज्म और पॉलिनेशन दोनों पीपी है, इसको समझ लेना है।
तो बेसिकली इसकी परिभाषा ये है कि परागन वो प्रक्रिया पॉलिनेशन है जिसमें फूल के पुंके से स्टेमेन जो है वो मेल पार्ट होता है, जिसमें दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो आप ये जो पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक छोटा सा येलो कलर का एक पतला और ऊपर एक बना हुआ है रेड कलर के जो पेटल्स है उसके ऊपर, वो मेल पार्ट है। और ये जो पीला ऊपर है जिसको हम एंथर बोलते हैं, उसी में पोलन सैक होता है जहाँ पे आपको ये पोलन ग्रेन्स बनता है। तो मेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन्स है वो फीमेल पार्ट की ओर ट्रांसफ़र होता है, और ये जो फीमेल पार्ट, जो पहला पार्ट होता है फीमेल का जो रिसीव करता है, उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। तो आप इसको एकदम सिंपल ऐसे आप समझ सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट। मेल पार्ट कौन सा है भाई? तो जो है वो एंथर, फिलामेंट जो दो होता है, एंथर ऊपरी भाग होता है, ये जो पीला आपको थोड़ा सा और एक पतला सा डंडा लगा हुआ वो दिख रहा है, तो ऊपर जो टोपी जैसे दिख रही है वो एंथर, और ये जो डंडा सा है वो फिलामेंट, और पूरे इसको कहते हैं स्टेमेन, ये मेल पार्ट है। और ऊपर जो है जो टोपी जैसा हल्का गोल सा दिख रहा है वहाँ पे आपको पोलन ग्रेन्स मिलता है, और ये ट्रांसफ़र होता है फीमेल पार्ट, जो आपको एक पतला सा जो ऊपर पतली पार्ट और नीचे से थोड़ा सा बल्जिंग एक बलून जैसा तो जो थोड़ा शेप दिख रहा है वो फीमेल पार्ट है। तो जो पोलन ग्रेन्स रिसीव करता है फीमेल पार्ट उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। तो आप ये देखिए जैसे पोलन ग्रेन्स है वहाँ पे, फिर वो ट्रांसफ़र करने के अपने एजेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर में जो है वो इंसेक्ट है, वो ट्रांसफ़र करे फीमेल पार्ट को, तो दिस इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। अब जैसे पॉलिनेशन पे एक सवाल आया था अभी, उसमें उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ पॉलिनेशन और वर्षा का परागन पे प्रभाव। तो आप ये जो आंसर्स है आप उसमें वो डायग्राम्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर 2 मार्क्स के आते हैं तो व्हाट इज़ पॉलिनेशन में आप डेफिनेशन दे सकते हैं। देखिए डायग्राम्स देने से क्या है कि आपकी जो आंसर्स है ना वो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, और आप अगर बहुत ना लिख करके डायग्राम्स भी देते हैं और आप उसको कम पॉइंट्स में डिस्क्राइब करते हैं तो आपके आंसर्स को कंप्लीट माना जाता है। तो वर्षा का परागन पे प्रभाव, पहला जो है हानिकारक प्रभाव, अत्यधिक वर्षा से परागन भीग कर भारी हो जाता है, जिससे हवा या कीटों द्वारा वो फूल तक पहुंचने में कठिनाई होती है। इससे परागन की दर घटती है और बीज का उत्पादन कम हो सकता है। यानी कि ये जो एजेंट्स होते हैं, आप जैसे विंड है, इंसेक्ट्स है, वो हल्के होते हैं तभी तो वो पोलन ग्रेन्स को उठा करके वो फीमेल पार्ट की ओर ले जाते हैं, या उनके पैर में चिपक जाते हैं, पंख में चिपक जाते हैं, या हवा से बह जाते हैं। अगर पानी हो गई तो वो भारी हो गए, तो वो फिर वो फ्लो करने में उनके अपने वजन के कारण वो फ्लो नहीं कर पाएंगे, तो फिर पॉलिनेशन नहीं होगी, फिर बीज नहीं होगा, है ना। तो और इससे वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा है जनन में, अपने वंश को वृद्धि कराने का प्लांट्स में ये तो एक तरीका है, तो फिर वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो ये है हानिकारक प्रभाव। स्वाभाविक प्रभाव, हल्की वर्षा कुछ पौधों में परागकण फैलाने में मदद कर सकती है। विंड्स ब्लो हुए, हल्की बारिश हुई, हल्के पानी में बह के चले गए तो ये मदद भी करती है, लेकिन अगर बहुत तेज़ बारिश हुई तो वो भारी हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। परागन के प्रकार, सेल्फ पॉलिनेशन जैसा आप समझ सकते हैं खुद से करना, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि क्रॉस यानी आप मतलब एक खुद में ना हो करके क्रॉस 2 में या किसी की मदद से। तो इसको हम समझ लें सेल्फ पॉलिनेशन, जब परागकण एक ही फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर गिरते हैं। इस चीज़ की क्लैरिटी देखिए, कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेल्फ की बात करें तो एक ही फूल में मेल और फीमेल के बीच में जो है, जैसे आप ये देखिए बीच में जो फ्लावर है पर्पल, उसमें बीच में फीमेल पार्ट है, उसका सबसे ऊपर पार्ट स्टिग्मा है, और ये जो उसके दाहिने या बाएं तरफ आप देख रहे हैं वो मेल पार्ट है। तो सबसे ऊपर एंथर, जो एंथर है एक पतली सी डंडी है, उसको हम फिलामेंट बोलते हैं। तो आपको ये क्या है, स्टेमन मेल पार्ट है। तो आप एक ही फूल में जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होगा मेल पार्ट से फीमेल की ओर, तो ये होगा सेल्फ पॉलिनेशन। या एक ही जो पौधा है उसके एक फूल मान लो ऊपर है एक फूल नीचे है, तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या हुआ भाई, तो जब परागकण एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जैसे अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो कुछ प्लांट्स जैसे मटर, गेहूं, मूंग, यानी कि जब भी आप मटर, गेहूं, मूंग को देखिएगा तो ये समझ जाइएगा सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन जैसे कुछ इसमें
आम, सूरजमुखी, नारियल इत्यादि में आपको क्रॉस पॉलिनेशन मिलेगा, यानी एक प्लांट का फूल और दूसरे प्लांट का फूल, यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होती है। यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट होता ही है, लेकिन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स। और सेल्फ पॉलिनेशन या तो एक ही फ्लावर में सब काम ये हो जाएगा पॉलिनेशन, या एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स में होगा, लेकिन दो अलग अलग प्लांट्स में नहीं होगा। क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग। तो एग्जांपल्स हमेशा याद रख लीजिएगा, जब भी देखें आप आम, सूरजमुखी तो क्रॉस पॉलिनेशन, मटर, गेहूं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। परागन के माध्यम, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कोई तो है जो मदद करता है पॉलिनेशन में। तो परागकणों के स्थानांतरण में विभिन्न माध्यम सहायता करते हैं। पहला एयर, जैसे मक्का, मेंजल, मतलब ये वैरायटीज बताई जा रही है प्लांट्स की। वेलेस्नेरिया, वाटर की मदद से पॉलिनेशन होता है उनमें। इंसेक्ट्स मदद करते हैं, ये जैसे मधुमक्खी, तितली वगैरह हेल्प करते हैं। बर्ड्स में हमिंग बर्ड, ये एजेंट्स हैं। फिर ह्यूमन, कृत्रिम परागन में, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वाटर में वेलेस्नेरिया, मक्का, मेंजल, ये सारे एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। परागन का महत्व, बीज और फल का निर्माण होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, अगर बहुत बारिश हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वो एजेंट्स हेल्प नहीं कर पाएंगे, बीज और फल निर्माण नहीं हो पाएगा। तो बीज और फल का निर्माण का महत्व ही क्या होता है, क्योंकि अगर बीज हुआ तो फिर बीज है तो फिर उससे नए पौधे होते हैं। तो इससे क्या होता है, सेकंड पॉइंट जो है वो क्लियर हो रहा है। प्रजातियों की वृद्धि और स्थायित्व सुनिश्चित होता है। थर्ड, विविधता उत्पन्न होती है। फोर्थ, कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये जैसे अगर आप 2 मार्क्स के आएंगे परागन का महत्व, तो आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, डीएनए हेरिडिटी का आधार कैसे है, ये सवाल 2025 में पूछा गया था। आइए देख लें क्या आंसर हम लिख सकते हैं इसमें। डीएनए जो है वो क्या है? डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड वह रासायनिक पदार्थ है जो सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक न्यूक्लियस में पाया जाता है। यह आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल कहलाता है क्योंकि यह माता पिता के गुण, ट्रेट संतानों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो जैसे सवाल क्या है कि ये आनुवंशिकता, हेरिडिटी का आधार कैसे है? क्योंकि पहला तो ये है कि ये जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है, और यही वो आनुवंशिक पदार्थ है जो कोई भी ट्रेट, माता पिता के गुण जो है, एक जनरेशन से, आप इसको ऐसे समझिए, दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने का काम डीएनए करता है। तो डीएनए को तो हम आधार मानेंगे ही, है ना। नेक्स्ट, ये हमने स्ट्रक्चर जो है मतलब समझ बनाने के लिए डीएनए का स्ट्रक्चर भी वहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि आप उसको समझ जाए। जैसे हम कहते हैं ना कि नाइट्रोजनस बेस होते हैं, शुगर फॉस्फेट होते हैं, तो ये समझ बनाने के लिए अगर इसको डिस्क्रिप्टिव में आ जाए तो आप ये इंक्लूड कर सकते हैं डीएनए का परिचय। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पहला कि हम, जैसे हमने बोला कि वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, वो ट्रांसफ़र करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब कैसे करते हैं, क्या है, ये हम समझ लेते हैं। पहला, क्यों हम आधार मान रहे हैं इन सारे बेसिस पे? आनुवंशिक सूचना का भंडार, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए में जीन्स नामक सूक्ष्म इकाइयां होती हैं जो किसी जीव के गुण, आकार, रंग, व्यवहार आदि को नियंत्रित करती हैं। यानी डीएनए में जीन्स पाया जाता है जो कोई भी, जैसे बाल, आँख, नाक, कान, व्यवहार आदि सभी को नियंत्रित करने वाली ये जीन्स होते हैं। इसलिए डीएनए को सूचना भंडार, इंफॉर्मेशन कैरियर कहा जाता है। सेकंड, प्रतिलिपि बनाने की क्षमता, रेप्लिकेशन। डीएनए अपने समान नई प्रतिलिपि, कॉपी बना सकता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो डीएनए की यह प्रतिलिपि संतान कोशिकाओं में पहुंच जाती है। इस प्रकार आनुवांशिक सूचना अगली पीढ़ी को स्थानांतरित होती है। जैसे आप ये देखिए, हमने पूछा कि इसी को आधार के हम क्यों बनाएंगे, हम क्यों नहीं किसी और को आधार बना सकते हैं, हम साइटोप्लाज्म को क्यों नहीं बना सकते? तो बेसिकली ये है कि डीएनए जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशन पास करता है। कैसे भाई? क्योंकि उसमें जीन्स होता है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आकार, रंग, सब कुछ। और डीएनए रेप्लिकेशन, तभी तो जैसे है ना कि हम कहते हैं कि अरे दादा की नाक पोते जैसी है, या पापा के बाल बेटे के बाल अपने पापा जैसे हैं। तो ये रेप्लिकेशन की क्षमता जो होती है डीएनए में होती है।
अब हम देखें और क्या है डीएनए में खास बात कि इनको आनुवंशिकता का आधार बनाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए से ही आरएनए बनता है और आरएनए प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। एंड प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है। प्रोटीन ही किसी जीव के गुणों और क्रियाओं को निर्धारित करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तन, म्यूटेशन की संभावना। डीएनए में कभी कभी छोटे परिवर्तन, म्यूटेशंस होते हैं जिससे नए गुण या विविधता, वेरिएशन उत्पन्न होती है। यही जीवों के विकास, इवोल्यूशन का आधार है। जैसे हम कहते हैं ना म्यूटेशन, कभी कभी वो चेंज हो जाते हैं डीएनए में जिससे नई जाति उत्पन्न होती है या वेरिएशंस आते हैं, तो ये भी इवोल्यूशन का आधार माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप डिस्कस करेंगे जब हम ये आंसर लिखेंगे कि क्यों उनको आधार बनाया जाता है हेरिडिटी का। तो बच्चों, आई होप अभी तक के सारे क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आई होगी बात। देखिए, जो सवाल है आपने ये देखा होगा कि कंसेप्ट जो है वो एक कंसेप्ट लेकर के चलते हैं, उसमें उन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम करने का तरीका बदल दिया है। तो आपको बस अपनी समझ बनानी है। अगर 2 मार्क्स के पूछ रहे हैं तो आप अपने आंसर्स को शॉर्ट में लिखेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग है तो कोशिश करिए डायग्राम्स एंड पॉइंट्स में अपने आंसर्स को लिखने का। एंड जब आप डायग्राम्स देखिए, डायग्राम्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो आपके पूरे आंसर्स का जो कहते हैं ना एक निचोड़ होता है, वो पॉइंट्स को समझने में बहुत आसानी रहता है। तो आई होप बच्चों अभी तक एग्जामिनेशन सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स डील किए गए हैं उस पर आपकी समझ बनी होगी। अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम्स दीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।